आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। सबसे पहले हम जानेंगे कि कंप्यूटर होता क्या है। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कंसिस्ट ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो हार्डवेयर से बनती है और सॉफ्टवेयर के माध्यम से, सॉफ्टवेयर की सहायता से संचालित होती है। इट परफॉर्म्स अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। कंप्यूटर गणितीय व तर्क संबंधी दोनों कार्य परफॉर्म करता है। एक्सेप्ट डेटा फ्रॉम इनपुट डिवाइसेस। डेटा जो है वो इनपुट डिवाइसेस की सहायता से कंप्यूटर में पहुंचाया जाता है। प्रोसेसर यानी सीपीयू उस इनपुट डेटा को प्रोसेस करने में मदद करता है और परिणाम यानी रिजल्ट्स जो है हम आउटपुट डिवाइसेस की सहायता से प्राप्त कर सकते हैं। आगे हम इन सभी इनपुट डिवाइसेस आउटपुट डिवाइसेस को डिटेल में समझेंगे। स्टोर्स लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा फॉर फ्यूचर यूज। और जो डेटा कंप्यूटर के अंदर पहुंचाया जाता है उसे रॉ फॉर्मेट में या फिर तैयार रिजल्ट्स के दोनों को संग्रहित भविष्य के में यूज करने के उद्देश्य से इसे परमानेंटली संग्रहित किया जाता है। कंप्यूटर के मुख्य रूप से 4 पार्ट्स होते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण यूनिट बेस यूनिट के नाम से जानी जाती है, जिसे सीपीयू भी हम कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सारे अदर डिवाइसेस इसी मेन सीपीयू से फिजिकली कनेक्टेड होते हैं। मॉनिटर जो डेटा हम कंप्यूटर में पहुंचाते हैं उसे भी हम विजुलाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं मॉनिटर की सहायता से, और जो रिजल्ट जनरेट करके देता है हमें प्रोसेस होने के बाद वो भी हम मॉनिटर पर देख सकते हैं। कीबोर्ड की सहायता से डेटा को हम इनपुट करते हैं। जो भी डेटा हम फीड करते हैं कंप्यूटर के अंदर सभी कीबोर्ड की सहायता से और माउस की मदद से कंप्यूटर में पहुंचाया जाता है। माउस इंस्ट्रक्शंस देने के लिए भी, तेज गति से इंस्ट्रक्शन देने में भी मदद करता है। इंटरनली जब कंप्यूटर में डेटा प्रोसेसिंग स्टार्ट होता है तो ब्लॉक डायग्राम इसे अच्छे से समझाने में हमें मदद करता है। सबसे पहले डेटा इनपुट डिवाइसेस की सहायता से, जैसे कि कीबोर्ड, माउस के माध्यम से हम डेटा को कंप्यूटर में पहुंचाते हैं। कंट्रोल यूनिट जो इसका मुख्य पार्ट होता है सीपीयू का, वो उस डेटा को एक्सेप्ट करके मेमोरी में संग्रहित करता है, जिसे हम रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी के नाम से जानते हैं। डिपेंडिंग ऑन अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस, डेटा मेमोरी से अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट में पहुंचाया जाता है कंट्रोल यूनिट की सहायता से, और उसके बाद जो डेटा प्रोसेस होने के बाद रिजल्ट जनरेट होता है उसे हम आउटपुट डिवाइसेस यानी कि प्रिंटर या फिर मॉनिटर की सहायता से देख सकते हैं। प्रिंटर पर प्रिंट निकाला जा सकता है, मॉनिटर पर हम उसको विजुलाइज कर सकते हैं। एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर के कार्य। कंप्यूटर किस किस फील्ड में यूज होता है, जैसा कि आज हम सभी जानते हैं कि ऐसा कोई भी फील्ड नहीं रहा है जिस पे कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं किया जाता हो। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, कंप्यूटर का इस्तेमाल भरपूर रूप से किया जा रहा है। जैसे कि आप देख रहे हैं, हम अब एक क्लासरूम तक सीमित नहीं है, क्लासरूम के अध्ययन तक सीमित नहीं है। ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से हम देश विदेश के कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी में के लेक्चर्स भी अटेंड कर सकते हैं। ये सब किसके द्वारा संभव हुआ है? कंप्यूटर की सहायता से, राइट। बैंकिंग, आज कोर बैंकिंग जो हम प्रैक्टिकली यूज कर रहे हैं डे टू डे लाइफ में, ये सभी कंप्यूटर की सहायता से ही संभव हुआ है। डेटा प्रोसेसिंग एंड अकाउंटिंग, जितना भी बैक ऑफिस ऑपरेशंस हम देखते हैं, यूज करते हैं, उन सभी में डेटा की प्रोसेसिंग कंप्यूटर की सहायता से ही की जा रही है। मैन्युअल वर्किंग बहुत मिनिमाइज लेवल पर इस्तेमाल हो रही है। साथ साथ अकाउंटिंग जो कि बहुत ही टीडियस प्रोसेसेस मैनुअल अकाउंटिंग में हम देखते थे, कंप्यूटर आने के बाद अकाउंटिंग बहुत स्मूथ हो गई है और तेजी से हम डेटा को प्रोसेस कर पाते हैं। कम्युनिकेशन, ये बहुत बड़ा योगदान है कंप्यूटर का कम्युनिकेशन में कि हम आज लाइव वीडियो के थ्रू
कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं और दुनिया में किसी भी कोने में किसी भी व्यक्ति से किसी भी जगह पर हम कम्युनिकेशन यानी संवाद को स्थापित कर सकते हैं। ये भी कंप्यूटर की सहायता से ही संभव हुआ है। एंटरटेनमेंट, आप देख रहे हैं कि आज कोई भी व्यक्ति एंटरटेनमेंट के लिए जो परंपरागत लाइक टेलीविजन और अदर जो मूवीज देखने के लिए थिएटर में जाने उस पर डिपेंड नहीं है। मन चाहे समय पर एंटरटेनमेंट फिंगरप्रिंट पर आपके मोबाइल डिवाइसेस पर भी उपलब्ध हो गया है। गवर्नेंस, गवर्नमेंट लगभग सभी कार्य जो करती है उसे पब्लिक के साथ में ई गवर्नेंस उनकी वेबसाइट्स के माध्यम से संग्रहित करती है। कोई भी प्रोसेसेस जो उनके डिपार्टमेंट में जाके किया जाने वाला होता था सभी को कंप्यूटराइज करके ऑनलाइन कर दिया गया है और हम उसे घर बैठे उसकी सेवाओं का लाभ ले सकते हैं। ई कॉमर्स, ये सबसे बड़ा रिवॉल्यूशनरी चेंज हुआ है कंप्यूटर के आने के बाद कि अब हमें फिजिकली किसी प्रोडक्ट को परचेस करने के लिए उसके स्टोर पर जाने की जरूरत नहीं है। घर बैठे आप ऑनलाइन ऑर्डर करके और मनचाही वस्तु को मंगा सकते हैं। ये सभी कंप्यूटर के बदौलत ही संभव हुआ है। और मेडिसिन, जिसमें विभिन्न प्रकार के रिसर्च जो वर्क किए जाते हैं सभी कंप्यूटर की सहायता से ही संभव हो पाए हैं। आइए अब हम इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस के बारे में कुछ जानकारी हासिल करते हैं। इनपुट डिवाइसेस, जैसा कि हमने कहा इनपुट मींस कंप्यूटर को डेटा प्रोवाइड करना। अब कंप्यूटर में डेटा कैसे कैसे प्रोवाइड किया जा सकता है, किस किस फॉर्मेट में प्रोवाइड किया जा सकता है, उसे हम एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इनपुट डिवाइस होता क्या है। Those devices which help us in sending data or instruction to computer are called input devices. वे सभी डिवाइसेस जो कंप्यूटर में सूचनाएं पहुंचाने में, निर्देश पहुंचाने में हमारी मदद करते हैं, इनपुट डिवाइसेस कहलाते हैं। जिसमें आप पिक्चर में देख सकते हैं, चित्र के द्वारा ये इनपुट डिवाइसेस आपको बेहतर वे में समझ में आएंगी। जिसमें कीबोर्ड जो सबसे मुख्य रूप से इस्तेमाल में आने वाली डिवाइस है, इनपुट डिवाइस। माउस, इसके सहायता से हम ड्राइंग भी कर सकते हैं और सूचनाएं, इंस्ट्रक्शंस, कमांड्स को भी कंप्यूटर में पहुंचा सकते हैं। माइक्रोफोन के थ्रू हम बोलकर हमारे डेटा को ऑडियो फॉर्मेट में कंप्यूटर में पहुंचा सकते हैं। वेबकैम की सहायता से हम हमारा वीडियो इंटरनेट के थ्रू या फिर रिकॉर्डिंग करना है तो कंप्यूटर के अंदर भी इसको रिकॉर्ड करने में इस्तेमाल कर सकते हैं। स्कैनर आपको आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, उसकी किसी के साथ भी शेयर करना है या कंप्यूटर में स्टोर करना है तो उसे डिजिटलाइज करने में मदद करते हैं। अगला है लाइट पेन काफी प्रयोग हो रहा है, जब से डिजिटल एजुकेशन का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रहा है तो हर इंफॉर्मेशन जो आप लिखकर पेपर पर देखते थे या ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिख के देते थे वो सब अब डायरेक्टली आप इस लाइट पेन की सहायता से कंप्यूटर में पहुंचा सकते हैं और साथ साथ उसकी एडिटिंग भी कर सकते हैं। लास्ट डिवाइस जो आप पिक्चर में दिखाई दे रहा है, टच स्क्रीन। आप एटीएम जो ऑपरेट करते हैं तो आप देखते हैं कि एटीएम मशीन के ऊपर टच स्क्रीन लगा होता है जिसमें आप डायरेक्टली स्क्रीन के ऊपर दिए हुए निर्देशों को बटन की सहायता से दबाते हैं और आपका ट्रांजैक्शन परफॉर्म करता है। तो ये सभी डिवाइसेस किसी न किसी रूप में डेटा यानी कि आपकी जो रॉ वर्किंग है, आपकी जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं या जो भी कार्य आप कंप्यूटर में करना चाहते हैं उसे कंप्यूटर को प्रोसेस करने के लिए इनपुट डिवाइस के रूप में उपलब्ध होती हैं। जिस प्रकार से इनपुट डिवाइसेस कंप्यूटर में डेटा पहुंचाने में मदद करती हैं उसी प्रकार से आउटपुट डिवाइसेस आपको परिणाम प्राप्त करने यानी रिजल्ट प्राप्त करने में मदद करते हैं। तो दोज डिवाइसेस व्हिच हेल्प अस इन शोइंग डेटा रिजल्ट आर कॉल्ड आउटपुट डिवाइसेस। इन सभी डिवाइसेस में से किसी भी डिवाइस के माध्यम से हम डेटा को कंप्यूटर में नहीं पहुंचाते हैं बल्कि कंप्यूटर हमें उसे
दिखाने में, प्रदान करने में मदद करता है। कुछ एग्जाम्पल के लिए जो डिवाइसेस हम आउटपुट डिवाइसेस यहाँ दिखा रहे हैं, उसमें सबसे पहले मॉनिटर। मॉनिटर आप जो भी डेटा इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को देते हैं वो सभी आप विजुलाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं, किसकी सहायता से? मॉनिटर की सहायता से, राइट। अगला है प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर भी आउटपुट डिवाइस के अंदर रखा जाता है। क्यों? क्योंकि ये भी डेटा जो भी हम काम करें उसे बड़े स्क्रीन पर अगर हम देखना चाहते हैं तो उसे दिखाने में मदद करता है। तो ये भी आउटपुट डिवाइस का एक एग्जांपल है। तीसरा, साउंड ब्लास्टिंग, यानी आवाज जो आप सुनाई देती है हमें कंप्यूटर के अंदर से, ये स्पीकर हमें उसी में मदद करते हैं। अगला प्रिंटर। नीचे आप देख रहे हैं सेकंड रो में तीनों जो है वो पहले जो पिक्चर्स हैं वो प्रिंटर्स के हैं। पहला प्रिंटर है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, जो को दिखाई दे रहा है। आपने कई जगह पर ऐसे प्रिंटर देखे होंगे जिसमें मल्टीपल कॉपीज में, यानी कि 1+2 में प्रिंटिंग की जरूरत होती है, तो वहां पर कार्बन का इस्तेमाल किया जाता है। फर्स्ट पेपर के नीचे दूसरा पेपर लगा, दूसरा कार्बन लग के बीच में पेपर रखकर मल्टीपल कॉपीज में किया जाता है। जनरली इसे बिलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है और ये डॉट्स की सहायता से आपकी प्रिंटिंग की जाती है। तो इसका मैकेनिज्म, इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज में आई है उसमें अक्षर की जो बनावट है, अक्षर जो बनते हैं वो डॉट्स की सहायता से बनते हैं। अगला प्रिंटर इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर आपकी जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इसमें यूज की जाती है, इसमें आपका इंक का इस्तेमाल होता है, राइट। तो इसीलिए इसमें से जो प्रिंट हम लेते हैं उसमें वो थोड़ा सा आपको वेट करना होता है उसको ड्राई करने होने तक। उसके बाद हम इस प्रिंटर में ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट भी लिया जा सकता है और कलर में भी प्रिंट किया जा सकता है। बट इसका केवल एक ड्रॉबैक होता है कि इट शुड बी यूज्ड कंटिन्यूअसली। अगर आपने इसका ब्रेक किया, इसमें काफी टाइम तक प्रिंट आउट नहीं निकाला, तो मे बी कि इंक सूख जाती है, क्योंकि इसमें इंक का इस्तेमाल होता है। अगला थर्ड जो प्रिंटर है वो है लेजर प्रिंटर। ये सबसे फाइन क्वालिटी की प्रिंटिंग देता है। जनरली डीटीपी यानी प्रिंटिंग करने के लिए जो सबसे अच्छी क्वालिटी मानी जाती है वो लेजर क्वालिटी मानी जाती है और वो इस प्रिंटर के सहायता से किया जाता है। ये कलर में भी उपलब्ध होता है और ब्लैक एंड व्हाइट भी आप प्रिंट ले सकते हैं। लास्ट पिक्चर आप देख रहे हैं ये है प्लॉटर। प्लॉटर जनरली बड़ी ड्राइंग्स को प्रिंट करने के लिए, घरों के जो नक्शे होते हैं उनको प्रिंट करने के लिए, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की जो ड्राइंग्स होती है उसको प्रिंट निकालने के लिए बड़े पैमाने पर इसका उपयोग किया जाता है। अगला टॉपिक का जो हिस्सा है वो है स्टोरेज डिवाइसेस। स्टोरेज डिवाइसेस प्राइमरी और सेकेंडरी मेमोरी को अभी हमें समझना होगा। स्टोरेज डिवाइसेस यानी संग्रह करना, स्टोर करना यानी डेटा का संग्रह करना। इसके लिए जब आप कंप्यूटर के मेमोरी का इस्तेमाल करते हैं तो मेमोरी को दो पार्ट में बांट दिया जाता है। कंप्यूटर की मेमोरी दो पार्ट में मुख्यतः प्रयोग में आती है। पहला है प्राइमरी मेमोरी और दूसरा है सेकेंडरी मेमोरी। हम इसे इंटरनल मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी के नाम से भी जानते हैं। जो सीपीयू के इनसाइड फिक्स होती है मेमोरी, उसे हम प्राइमरी मेमोरी यानी आपकी इंटरनल मेमोरी के नाम से जानते हैं, जिसमें आप देख रहे हैं रैम एंड रोम, रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रीड ओनली मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम जो है वो आपके मदरबोर्ड के स्लॉट के ऊपर माउंट होती है और रोम भी आपके मदरबोर्ड के अंदर ही माउंट होती है। दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी हमारा डेटा टेम्परली संग्रहित करता है। जब भी हम डेटा कंप्यूटर को पहुंचाते हैं सबसे पहले वो जाके रैम में स्टोर होता है, ठीक है। इसीलिए इसका नेचर जो है वो वोलेटाइल है, यानी कि ये इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई पर डिपेंड करती है। इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई अगर बंद हो जाता है तो इसमें रखा हुआ डेटा परमानेंटली डिलीट हो जाता है, राइट। जबकि रोम, रीड ओनली मेमोरी, इसमें जो डेटा होता है वो परमानेंटली संग्रहित किया जाता है। जो इसके अंदर इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम जो रखा जाता है वो कंप्यूटर के मैन्युफैक्चरर द्वारा रखा जाता है। तो हमें इसे डायरेक्टली एडिट करने की परमिशन नहीं होती है और ना ही हम इसे डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये परमानेंटली मेमोरी, दोनों मेमोरी जो है इंटरनली आपके सीपीयू के अंदर परमानेंटली मदरबोर्ड पर माउंट की जाती है। सेकेंडरी मेमोरी ये टोटली रिमूवेबल होती है,
हार्ड डिस्क, यूएसबी डिस्क, सीडी, डीवीडी इसी के एग्जाम्पल है जिसमें डेटा हम स्थायी रूप से संग्रहित करके रख सकते हैं। इसे डिटेल में हम आइए आगे समझते हैं। स्टोरेज डिवाइसेस के अंतर्गत जब हम डेटा संग्रहित करने जाते हैं तो कंप्यूटर को जो प्रोसेस करने के लिए जो डेटा रिक्वायर्ड होता है वो डेटा हमेशा रैम के अंदर ही रहता है। जो पहला पिक्चर आप देख रहे हैं वो आपको रैम का दिखाई दे रहा है। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम आपके डेटा को परमानेंटली संग्रहित नहीं करती है, ये बात हम अच्छे से जानते हैं। इसीलिए हम कंप्यूटर में बोलते हैं कि सेव कीजिए। कोई भी कार्य किया तो उसे सेव करना जरूरी है। तो सेव में होता क्या है कि डेटा आपके रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी रैम से परमानेंट मेमोरी यानी हार्ड डिस्क या अदर कोई डिवाइसेस हो तो उसमें संग्रहित होता है, राइट। सेकेंड जो पिक्चर आप फर्स्ट रो में देख रहे हैं वो है रोम। रैंडम एक्सेस मेमोरी के बाद रोम रीड ओनली मेमोरी, जो कि मैन्युफैक्चरर द्वारा कुछ इंस्ट्रक्शंस जो प्रोग्राम परमानेंटली संग्रहित करके आपके मदरबोर्ड के ऊपर माउंट कर दिया जाता है वो इसी में संग्रह होता है। थर्ड वन कम्स द यूएसबी डिस्क। दिस इज अ वेरी पॉपुलर डिस्क, है ना। वी यूज दिस डिवाइसेस टू ट्रांसमिट डेटा फ्रॉम वन मशीन टू अनदर मशीन। किसी को भी आपको डेटा देना है तो बहुत ही आसानी से हम अब पेन ड्राइव का इस्तेमाल करके उसे दूसरी मशीन तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन संग्रह क्षमता के बारे में बात करें तो पेन ड्राइव एक लिमिटेड मेमोरी का इस्तेमाल करती है, उसकी संग्रह क्षमता कम होती है। इसीलिए डेटा कंप्यूटर के अंदर बड़े पैमाने पर संग्रहित करने के लिए हम हार्ड डिस्क का इस्तेमाल करते हैं। ये काफी बड़ी मेमोरी होती है जो आप सीपीयू के अंदर ही इसे माउंट करके रखते हैं, राइट। इसे डेली बेसिस पे हम इसको अनमाउंट नहीं करते हैं, हम इसे निकाल के कहीं ले नहीं जाते हैं, ये सीपीयू के अंदर ही लगी हुई होती है, ठीक है। तो ये 1 TB, 2 TB, 4 TB ये एक जनरल इसकी मेमोरी आज की तारीख में इस्तेमाल में आ रही हैं, जो आप मार्केट से परचेज करके लाते हैं कंप्यूटर, उसके अंदर 1 TB मिनिमम आपको हार्ड डिस्क मिल जाएगी, ठीक। थर्ड रो में आप देख रहे हैं सीडी और डीवीडी। सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क, डीवीडी आपकी जो एक्सटर्नल मेमोरी है यानी डेटा को कहीं ट्रांसमिट करने के लिए आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इनके अंदर भी डेटा संग्रहित किया जाता है। ये लगभग अब इसका इस्तेमाल काफी कम लेवल पर किया जाता है, क्योंकि अब यूएसबी जो डिस्क अवेलेबल है स्टोरेज करने के लिए उसमें भी काफी बड़ी पैमाने पर मेमोरी उपयोग में आने लगी है। तो सीडी जो है वो 700 MB जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर, वहां उतनी मेमोरी इसमें अवेलेबल है। इससे ज्यादा अगर आप डेटा स्टोर करना चाहते हैं तो यू कैन गो फॉर डीवीडी। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, जैसा कि हमने पीछे बताया आपको, कंप्यूटर में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है। हार्डवेयर यानी कि फिजिकल डिवाइसेस, राइट, जैसे सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, इनपुट डिवाइसेस हमने काफी देखी और आउटपुट डिवाइसेस देखी। इन सबको जिन्हें हम फिजिकली टच कर सकते हैं सभी हार्डवेयर की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। बट ये हार्डवेयर तभी काम करेगा जब आप कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो कंप्यूटर को जो सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड होते हैं वो 2 कैटेगरी में हम समझेंगे, राइट। इसकी 2 कैटेगरीज हैं, उसके अंतर्गत हमें समझना होगा कि सॉफ्टवेयर होते क्या है। बेसिकली सॉफ्टवेयर यानी प्रोग्राम्स होते हैं, इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो कि कंप्यूटर की जो डिवाइसेस हैं, हार्डवेयर है, उसे कार्य करने के लिए निर्देश प्रदान करते हैं। ओके, सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर जब बात की जाती है तो आपको उसको 2 अलग अलग तरीके से समझना होगा। पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो जैसा कि इसका नाम ही है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम का मतलब है कि आपके कंप्यूटर को बेसिक लेवल पर प्रोग्राम किया जाता है, पहले तैयार किया जाता है, तभी आपके मन चाहे जो भी प्रोग्राम्स आप चलाना चाहते हैं, एप्लीकेशंस चलाना चाहते हैं, सॉफ्टवेयर चलाना चाहते हैं, वो आप चला पाएंगे। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर प्राइमरी सॉफ्टवेयर है जिसके बिना एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कभी भी काम
नहीं करेंगे। ठीक है, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर सबसे पहले कंप्यूटर में लोड किए जाते हैं, उसकी सहायता से ही हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चलाने में सक्षम हो पाएंगे। राइट, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी जो कंप्यूटर यानी हार्डवेयर को के लिए बने हुए हैं, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यानी जो यूजर के लिए बने, आप और हमारे लिए बने हुए हैं। लाइक जैसे मुझे अगर एक लेटर टाइप करना है और उसका प्रिंट आउट निकालना है तो मैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की MS वर्ड एप्लीकेशन का यूज करूंगा। राइट, मुझे अगर कोई कैलकुलेशन करना है, मुझे कोई प्रेजेंटेशन रेडी करना है, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की बहुत सारी अलग अलग एप्लीकेशंस जो अवेलेबल हैं उसका मैं प्रयोग करूंगा। बट कब ये संभव होगा? जब हम हमारे कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसे जाना जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से, OS के नाम से, उसे पहले कंप्यूटर में लोड करेंगे। राइट, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दोनों को और डिटेल में हम आगे समझेंगे। सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली स्टार्ट्स रनिंग वंस द सिस्टम इज टर्न्ड ऑन एंड स्टॉप्स व्हेन द सिस्टम इज शट डाउन। बहुत ही बेसिक सॉफ्टवेयर होता है ये, और सबसे पहले जैसे ही आप आपके लैपटॉप का या आपके CPU का स्विच ऑन करते हैं तो ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है लोड होना। हमें जब देखते हैं हम कि जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो उसमें कुछ समय लगता है, कहीं 10 सेकेंड 20 सेकेंड, कहीं पर ज्यादा भी समय लगता है। उसके बाद आपका जब डेस्कटॉप आ जाता है देन आपकी डिवाइसेस, आपकी इनपुट डिवाइसेस काम करना स्टार्ट करती हैं। तो ये जो समय इतना जो प्रोसेस लगता है ये सब किसके लिए लगता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर को लोड करने में। राइट, तो कैसे करता है ये बेसिकली वर्क? आपकी जो हार्ड डिस्क है इसके अंदर ये लोडेड रहता है पहले से, इसे कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी, जैसा हमने लास्ट टॉपिक में देखा था, हमें रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी रैम के अंदर इसका पार्शियल पार्ट लोड होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये सब प्रक्रिया कुछ सेकेंड्स के अंदर आपको कंप्यूटर परफॉर्म करते हुए दिखाई देता है। राइट, तो सबसे पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली स्टार्ट होकर कंप्यूटर जैसे ऑन होता है वैसे ही कंप्यूटर की मेमोरी में लोड हो जाता है। राइट, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रन्स एज एंड व्हेन द यूजर रिक्वेस्ट। मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसा कोई अपने मन से किसी भी प्रोग्राम या किसी भी सॉफ्टवेयर को रन नहीं करता है, जब तक कि हम उसको डबल क्लिक करके या उसको हम किसी तरीके से इन्वोक करके कॉल करके हम उसे रन नहीं करेंगे तब तक वो रन नहीं होंगे। ठीक है, तो यू कैन लोड एज मेनी एज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ओके विच दिस सिस्टम सॉफ्टवेयर सपोर्ट। ध्यान रखिएगा, एप्लीकेशन जो बनती हैं वो किसी न किसी ऑपरेटिंग सिस्टम यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर को टारगेट करके बनाई जाती है। राइट, तो जैसे आप देखते हैं कि कुछ एप्लीकेशंस जो हैं वो आपके एंड्रॉइड पर नहीं चलती हैं, है ना, कुछ एप्लीकेशंस जो हैं वो विंडोज पे नहीं चलती हैं। तो ये सब समस्याएं क्यों आती है? क्योंकि वो जो एप्लीकेशन यानी जो सॉफ्टवेयर तैयार किया जाता है वो स्पेसिफिक आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को ध्यान में रख के रेडी किया जाता है। राइट, कुछ iOS जो मैक पर आपको रन होते हुए दिखाई देते हैं, एप्पल के ऊपर रन होते हुए दिखाई देती है एप्लीकेशन, वो आपको विंडोज के ऊपर दिखाई नहीं देती है। तो इस कारण, इसका मुख्य कारण यही होता है कि कोई भी एप्लीकेशन जो किसी सॉफ्टवेयर को फोकस करके रेडी की गई है वो उसी पर रन होंगी। तो एग्जांपल है MS ऑफिस जो सबसे ज्यादा यूज आता है, लाइक कोरल ड्रॉ, फोटोशॉप, ऑटोकैड। देयर आर सो मेनी हंड्रेड्स ऑफ एप्लीकेशंस जो हम हमारे डे टू डे वर्किंग में अपने कंप्यूटर में लोड करके इस्तेमाल करते हैं। तो जितनी जरूरत है उतनी एप्लीकेशन हमें लोड करना चाहिए। ज्यादा एप्लीकेशंस हम सिस्टम में लोड करते हैं तो हमारा सिस्टम स्लो हो सकता है। राइट, तो दीज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं वो अपने आप रन नहीं होते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। और जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं ये जैसे ही मशीन ऑन होती है वैसे ही लोड होना स्टार्ट होते हैं। जब हम इसे प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को, तो इस तरीके से आप देखते हैं कि ये प्रोसेस इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म होती है। जैसा कि हम देख रहे हैं कि सबसे पहले यूजर जो है आपका, जो हम ऑपरेट करते हैं, जो कंप्यूटर चलाता है वो यूजर कहलाता है। राइट, तो सबसे पहले हम यूजर चाहता क्या है करने के लिए? एप्लीकेशन चलाना चाहता है।
लेकिन जब ये वर्किंग करता है सिस्टम, उसको प्रोसेस करता है, तो वो किस तरीके से करता है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। बेस लेवल से स्टार्ट करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले हमें किसी प्रोग्राम को, किसी सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है? हमें जरूरत होती है हार्डवेयर की। सबसे पहले आपको एक सिस्टम का प्रयोग करना होगा, चाहे आप लैपटॉप यूज करिए, चाहे आप डेस्कटॉप यूज कीजिए, राइट। उस हार्डवेयर, उस पर्टिकुलर मशीन के अंदर आपको क्या लोड करना होगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। ध्यान रखिएगा, नो मशीन, नो हार्डवेयर कैन बी ऑपरेटेड इटसेल्फ। It requires that you have to install an appropriate operating system on the system, तभी आपका हार्डवेयर उस कार्य को परफॉर्म कर पाएगा। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की सहायता से ही रन होते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि कोई भी सिस्टम पूरा कंप्लीट काम करता है तो वो दोनों के कॉम्बिनेशन से करेगा। आपको हार्डवेयर भी लगेगा और उसके साथ साथ में सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी ऑपरेटिंग सिस्टम भी लगेगा। दोनों कंप्यूटर के अंदर लोड होने के बाद हार्डवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बाद ही हम रन कर पाएंगे एप्लीकेशंस। ओके, एप्लीकेशन किसे कहेंगे? जो प्रोग्राम यूजर की आवश्यकता के लिए, उसके इस्तेमाल के लिए तैयार किए जाते हैं। अगर मैं अकाउंटिंग करना चाहता हूं तो मुझे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का यूज करना होगा। मुझे ड्राइंग करना है तो मुझे कोरल ड्रॉ इस्तेमाल करना होगा, फोटोशॉप इंस्टॉल करना होगा। मुझे कुछ इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल ड्राइंग्स बनाना है तो मुझे ऑटोकैड इंस्टॉल करना होगा। तो ये सभी एप्लीकेशन कहलाती हैं जो किसी पर्टिकुलर उद्देश्य के लिए तैयार की जाती है, राइट। तभी हम एज ए यूजर जब आप इस्तेमाल करते हैं तो आप इसको यूज कर पाते हैं, राइट। तो यूजर इन तीनों का कॉम्बिनेशन जब रेडी हो जाता है तभी हम इसको पूरी तरीके से इस्तेमाल करने के लिए मशीन को रेडी पाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसा भी हमने थोड़ा बेसिक जाना इसके बारे में कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है वो समझिए। थोड़ा सा इसको और अच्छे से समझना है तो प्रैक्टिकली मैं बात करूंगा। जैसे आप देखते हैं कि कोई दो देशों के रिप्रेजेंटेटिव्स या प्राइम मिनिस्टर दो देश के बात कर रहे हैं और एक दूसरे को समझ में आने वाली भाषाएं उन दोनों के पास दोनों को उसका ज्ञान नहीं है ना। एक व्यक्ति सपोज कीजिए सिर्फ इंग्लिश जानता है, राइट, और दूसरा मान लीजिए कि जापानी जानता है, राइट। तो जापानी पर्सन अगर कम्युनिकेट करना चाहता है एक इंडियन पर्सन से, राइट, तो या तो उसे हिंदी आनी चाहिए या हिंदी स्पीकिंग जो पर्सन है उसको जापानी आनी चाहिए। बट इफ इट इज नॉट अवेलेबल कि कम्युनिकेशन के लिए वो भाषा, दोनों को एक दूसरे की भाषा नहीं आती है, तो डेफिनेटली वी हैव टू यूज एन इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर क्या करता है? दुभाषिया क्या करता है? एक व्यक्ति की बात सुनता है, उसका अनुवाद, उसका ट्रांसलेशन करके उस व्यक्ति की भाषा में बताता है जो उसको समझ में आती है, और उसके बाद उनका जो भी रिप्लाई होता है उससे रिवर्ट बैक जो करना होता है उसे फिर से अनुवादित करके उसे सामने वाले व्यक्ति को सुनाता है। तो आप कह सकते हैं कि एक मध्यस्थता जो मुख्य रूप से जो एस्टैब्लिश होती है कम्युनिकेशन करने के लिए, वो ही कार्य कंप्यूटर के अंदर हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। तो आप समझ सकते हैं कि दो व्यक्तियों के बीच जब कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करने के लिए हमें इंटरप्रेटर की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से आप एज ए यूजर और जो हार्डवेयर यानी कंप्यूटर है उन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन एस्टैब्लिश करने के लिए भी ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत होगी। जब तक ऑपरेटिंग सिस्टम हेल्दी होगा, सिस्टम में बराबर काम कर रहा होगा, तब तक आपको कोई दिक्कत नजर नहीं आएगी। आप देखते हैं कई बार कंप्यूटर काम करते करते स्टक हो जाता है, हैंग हो जाता है या फिर मिसबिहेव करने लगता है बिकॉज ऑफ सो मेनी रीजंस। कोई भी रीजन हो उसके कारण अगर आप वो अनस्टेबल हो जाता है तो ये लैक ऑफ जो भी उसका प्रॉब्लम क्रिएट होता है उसके अंदर ज्यादातर प्रॉब्लम जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रॉपर काम करने के प्रॉपर काम न कर पाने की वजह से ही होता है, राइट। तो हम देखते हैं, आइए जहां समझते हैं कि कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती क्यों है, राइट। सबसे पहले जैसा हमने बताया, इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर, ठीक है। हमारी जो भाषा है, हम जो इंस्ट्रक्शंस या जो डेटा हम कंप्यूटर को प्रोसेस करने के लिए प्रोवाइड करते हैं यूजुअली वो अंग्रेजी भाषा में होता है, ठीक है। कंप्यूटर को इंग्लिश नहीं आती है, computer doesn't understand English and computer has its own language that is the machine language, okay, जो कि हमें समझने में काफी दिक्कत हो सकती है। हमें वो
इंस्ट्रक्शन जो बाइनरी लैंग्वेज में यानी 1 एंड 0 के फॉर्म में, डिजिटल फॉर्म में कंप्यूटर को समझ में आती है प्रोसेसिंग करने के लिए, वो हमारे ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में नहीं होती है। तो वो भाषा हमें नहीं आती है और उसको इंग्लिश नहीं आती है। इन दोनों के बीच में संवाद स्थापित करने के लिए हमें ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले हमारे कंप्यूटर में लोड करना होता है, राइट। तो इसका सबसे मुख्य कार्य जो है, वो जो इसकी आवश्यकता के रूप में हम देखते हैं, वो है आपका कंप्यूटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम, राइट। बूटिंग ये एक टर्मिनोलॉजी है, टेक्निकल टर्मिनोलॉजी है। बूटिंग मतलब क्या? वही जो मैं थोड़ी देर पहले आपको बताया कि जब आप अपना सिस्टम ऑन करते हैं, लैपटॉप ऑन करते हैं, तो आपको स्क्रीन पर कुछ एक्टिविटी होते हुए दिखाई देती है, कुछ लाइट्स, कुछ आपको एलईडीज ग्लोज होते हुए दिखाई देती है। ये सब हार्ड डिस्क के अंदर कुछ एक्टिविटी होते हुए दिखाई देती है, ये सब ही कहलाती है बूटिंग। ओके, तो इलेक्ट्रॉनिकली आपके पूरी मशीन की, हार्डवेयर की जो वर्किंग है, जो बेसिक पार्ट्स हैं, उनकी चेकिंग की जाती है, और साथ साथ आपका जो हार्डवेयर यानी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपके परमानेंटली हार्ड डिस्क में संग्रहित है, उसे टेम्पररी मेमोरी, जो वर्किंग मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी है, रैम है, उसके अंदर तक का लोडिंग का पूरा प्रोसेस, इसको टेक्निकली एक ही वर्ड में कहा जाता है बूटिंग। बूटिंग नथिंग बट ओनली स्टार्टिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम, लोडिंग द ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, मैनेजिंग द इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, जैसा अभी आप देख चुके हैं इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस के बारे में, सारी मैनेज होंगी डिवाइसेस ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से, राइट। आप कोई भी डिवाइस जो आपके सिस्टम से प्लग या अनप्लग करते हैं, उसकी सभी की वर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम की सहायता से ही परफॉर्मेंस देती है। तो आप जब भी कोई डिवाइसेस कंप्यूटर से कनेक्ट करेंगे, चाहे वो इनपुट हो चाहे आउटपुट हो, ऑपरेटिंग सिस्टम ही उन्हें आपस में कम्युनिकेट करने में, डेटा इंस्ट्रक्शंस को पहुंचाने में, प्रोसेस करने में, सभी में ये मदद करेगा। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम का अगला जो कार्य है या महत्वपूर्ण, जब हम इसकी जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं कंप्यूटर की ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, तब उसमें एक टर्म यूज में आती है मल्टीटास्किंग। ठीक है, कंप्यूटर जो है वो आपकी, जैसा कि बताया कि मल्टीटास्किंग होता है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इसमें आप काफी महत्वपूर्ण योगदान देता है। ठीक है, आप एक साथ कई टास्क परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि आप अगर एक लेटर टाइप करना चाहते हैं तो वो भी आप कंप्यूटर के अंदर काम करना स्टार्ट कर दें। साथ साथ में पीछे आपने अगर कोई अकाउंटिंग का कोई सॉफ्टवेयर रन किया हुआ है तो पैरेलली आप उस पर भी काम कर सकते हैं, आप ऑडियो भी सुन सकते हैं, आप वीडियो भी देख सकते हैं, आप इंटरनेट ब्राउजिंग भी कर सकते हैं, सारे काम कर सकते हैं। तो ये सब मैनेज कौन करता है? ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम ही आपको कंप्यूटर पर करने में मदद करता है, राइट। प्लेटफॉर्म फॉर अदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जैसा कि अभी बताया कि ऑपरेटिंग सिस्टम आपका बेस सॉफ्टवेयर है, इसी पर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चलते हैं। कोई भी प्रोग्राम, कोई भी सॉफ्टवेयर होगा, वो ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना कार्य नहीं कर सकता। अगला, मेमोरी एंड फाइल मैनेजमेंट। ठीक है, मेमोरी का मैनेजमेंट भी कंप्यूटर के द्वारा देखा जाता है। कई बार आप देखते हैं कि मेमोरी प्रॉपर वे में अगर आपकी मैनेज नहीं की होती है तो आपका सिस्टम स्लो डाउन हो जाता है। तो ये सब का पूरा जो मैनेजमेंट है वो ऑपरेटिंग सिस्टम ही परफॉर्म करता है। साथ साथ फाइल मैनेजमेंट, यानी जो डेटा जो हम अपना कार्य कंप्यूटर में संग्रहित करके रखते हैं, वो सभी की फाइल्स का मैनेजमेंट जो हम इंस्ट्रक्शंस माध्यम से हम करते हैं, वो सब ऑपरेटिंग सिस्टम की बदौलत ही संभव है। ठीक है, यूजर्स एंड सिक्योरिटी मैनेजमेंट, राइट। कंप्यूटर के ऊपर जैसा मल्टीटास्किंग है तो मल्टी यूजर भी होता है। मल्टी यूजर यानी एक ही एनवायरनमेंट में, एक आप ऑफिस में जब देखते हैं तो कई लोग एक साथ मिलकर कार्य करते हैं, कोवर्किंग जो पॉसिबल होती है। तो मल्टीपल यूजर्स को मैनेज करना, अलग अलग उनके लॉगिन क्रेडेंशियल्स, उनके राइट्स मैनेजमेंट करना, ये सब भी ऑपरेटिंग सिस्टम ही कार्य को अंजाम देता है। और साथ साथ सिक्योरिटी, या जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य है कि आपके डेटा को इंटरनली भी और आपके लोकल एरिया नेटवर्क पर भी या एक्सटर्नली उसकी सिक्योरिटी सबसे महत्वपूर्ण होती है, और उसको मैनेज करने में भी ऑपरेटिंग सिस्टम मदद करता है। कुछ महत्वपूर्ण ऑपरेटिंग सिस्टम जो आज की तारीख में यूज में आते हैं उनमें आप सबसे ज्यादा इस्तेमाल में आने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम, पहला वाला आप देख रहे हैं, यह है आपका
विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि अभी आप ये स्क्रीन दिखाई दे रही है आपको, ये भी हम जिस एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं ये सभी विंडोज बेस्ड यानी विंडोज पर आधारित एप्लीकेशन है। विंडोज माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का प्रोडक्ट है और ये दुनिया के सबसे ज्यादा मशीनों पर इस्तेमाल में आने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम फिलहाल है, राइट। और जो एप्पल आपने सुना है मैकिंटोश, उसके अंदर भी इस्तेमाल में आने वाला एक अलग से उनका सेपरेट उसी पर्टिकुलर डिवाइसेस उन्हीं पर्टिकुलर हार्डवेयर पर रन होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है मैकिंटोश ओएस, राइट। तो जैसा iOS आप देखते हैं आपके मोबाइल डिवाइसेस के ऊपर आप इस्तेमाल करते हैं, उसी प्रकार से आपके लैपटॉप या पीसी के ऊपर आप मैकिंटोश ऑपरेटिंग सिस्टम देख सकते हैं। तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम उस स्पेसिफिक डिवाइस के लिए बनाए जाते हैं जिस पर आप आपकी एप्लीकेशंस को रन करना चाहते हैं। तीसरा, लिनक्स। वैसे तो और भी कई ऑपरेटिंग सिस्टम है, बट ये तीन जो है ये सबसे ज्यादा इस्तेमाल में आने वाले ऑपरेटिंग सिस्टम माने जाते हैं, राइट। तो लिनक्स भी ऑपरेटिंग सिस्टम है जो ओपन सोर्स है यानी फ्रीली अवेलेबल है, बट बाकी के दो ऑपरेटिंग सिस्टम यानी विंडोज और मैकिंटोश यू हैव टू पे फॉर दैट, राइट। कंपनी लाइसेंस लेना होता है, कंपनी से लाइसेंस लेना होता है और इसके बाद ही आप अपने मशीन के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। लिनक्स फ्रीली अवेलेबल है, इट कैन बी डाउनलोडेड डायरेक्टली फ्रॉम इंटरनेट एंड यू कैन इंस्टॉल ऑन योर पीसी ऑल्सो, ठीक है। तो बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जो लिनक्स पर चलती हैं और आपको पैरेलल ऐसी कई एप्लीकेशंस भी मिलेंगी जो विंडोज पर भी चलती हैं और उसका मैक वर्जन भी अवेलेबल होता है और वो लिनक्स पर भी चलती है।